नमस्कार। आज हम जन्म कुंडली कैसे काम करती है उसका भाग 2 लेके उपस्थित हुआ हूं। बहुत दिन पहले भाग 1 आप लोगों ने देखा होगा, तो आज मैं जन्म कुंडली काम कैसे करती है इसका भाग 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारी चीजें हमने भाग 1 में समझी थी, जैसे कि लग्न क्या होता है, कौन कौन सी कुंडलियां महत्वपूर्ण होती है, और ये बात एक समझी थी हमने कि 1 मिनट में 40-50 बच्चों का जन्म होता है। सबकी कुंडलियां एक जैसी होती है लेकिन फल अलग अलग मिलते हैं। मतलब इस बात पे हमने ध्यान दिया था कि जो कुंडली का जो फल है वो देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष मिलता है। जन्म कुंडली का जो फल है वो देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष मिलता है। और एक बात ये हमने समझी थी कि जन्म कुंडली हमारे भविष्य की, हमारे जीवन की नियामक नहीं है, सूचक है। ये 2 बातों पे अपन ने विशेष गौर किया था। अब हम आगे इससे बात करते हैं। मेन बात यह है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, जैसे ही इंसान का जन्म हो जाता है, उसकी जन्म कुंडली फिक्स हो जाती है। उसकी जन्म कुंडली में जो नवमांश चक्र बनेगा वो फिक्स हो जाता है, जो लग्न बनेगा वो फिक्स हो जाता है, जो राशि बनेगी वो भी फिक्स हो जाएगी। जन्म कुंडली में जो आने वाली महादशाएं हैं वो भी फिक्स हो जाता है। केवल फिक्स नहीं होता है तो गोचर किसको कहते हैं? जो आकाश में ग्रहों की स्थिति निरंतर बदलती रहती है उसको हम गोचर कहते हैं। तो गोचर फिक्स नहीं होता, गोचर बदलता रहता है। मतलब जब हम किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो व्यक्ति हमारी जन्म कुंडली देखता है। अच्छे ज्योतिषी हो तो चलित चक्र भी देख लेते हैं, चलित जन्म कुंडली भी देख लेते हैं। साथ में वो हमारी महादशाएं देखता है। हमारी जन्म कुंडली देख करके हमारे लग्न से उसको पता चलता है कि व्यक्ति को कौन कौन से ग्रह देने वाले हैं, जीवन में कौन कौन से ग्रह देने वाले हैं, कौन कौन से कारक ग्रह हैं। उन कारक ग्रहों को देखने के बाद में महादशाओं में देखा जाता है कि व्यक्ति को इन ग्रहों की महादशा कब मिल रही है। उस हिसाब से वो अपने को अपना फल बता देता है। यदि हम किसी ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा यदि कोई ज्योतिषी अपनी जन्म कुंडली को देखता है तो देखने के बाद में बहुत सारी चीजें नहीं देख पाता है। वो मेन चीज जो देखेगा वो यही देखेगा कि जन्म कुंडली का लग्न कौन सा है, जन्म कुंडली की राशि कौन सी है, और जन्म कुंडली में लग्न के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, और उनकी महादशाएं कब कब हमको मिल रही है। और उन महादशाओं के हिसाब से वो अपने को बता देता है कि आपका आगे आने वाला समय, आप या जो प्रश्न आपने पूछा है उस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। जनरली 50-60% वो सही भी निकलता है क्योंकि महादशाएं अपना काम करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि हम सही जवाब चाहते हैं तो जन्म कुंडली में किन किन चीजों को देखने की जरूरत होती है। इसके लिए ज्योतिषी को कम से कम भी, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 15 से 20 घंटे का समय लगना चाहिए। यदि कोई ज्योतिषी आपको 90%, 95%, 99% तक सही बात बताना चाहता है तो उसको जन्म कुंडली देखने के लिए 15-20 घंटे की जरूरत है। और 15-20 घंटे एक साथ नहीं दिए जा सकते। मतलब यदि व्यक्ति प्रतिदिन 2-3 घंटे आपकी जन्म कुंडली देखे तो उसको 5-7-8 दिन तो अवश्य लगेंगे कि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है।
मेरे द्वारा हजारों पत्रिकाएं बनी हुई है और 8-10 घंटे का समय लगता था, या एक जन्म पत्रिका बनाने में 1 सप्ताह से 15 दिन भी लग जाते थे। तो मैं उसको किस प्रकार से देखता था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे शुरुआत की जाती थी और कैसे पत्रिका का समाप्त किया जाता था, किस प्रकार से अपन पत्रिका का फल देखते थे मेरे। तो सबसे पहले जन्म कुंडली की मास्टर कुंडली बनवाई जाती थी मेरे द्वारा फ्यूचर पॉइंट सॉफ्टवेयर के द्वारा। फ्यूचर पॉइंट सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। उसके द्वारा मेरे उस सॉफ्टवेयर से मास्टर कुंडली, जिसमें 10-12 पेज होते हैं, वो मेरे द्वारा बनाई जाती थी। फिर उस जो मास्टर कुंडली है उसका अपन अध्ययन किस तरह से करते हैं, मतलब पहले क्या देखेंगे फिर क्या देखेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से व्यक्ति की जन्म कुंडली मेरे द्वारा लिखी जाती है, क्या तरीका अपनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि व्यक्ति का लग्न क्या है, कितने डिग्री का है, व्यक्ति की राशि क्या है, राशि का जो स्वामी है उसका नक्षत्र क्या है, या राशि का नक्षत्र क्या है, किस राशि में चंद्रमा है और उसका नक्षत्र क्या है। सबसे पहले हम जो हमारा देसी ज्योतिष होता है जिसमें पाया देखते हैं, कौन से पाए में जन्म है, तांबे के पाए में है या चांदी के पाए में है या सोने के पाए में है या लोहे के पाए में है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा उसका नाम अक्षर आ रहा है। इन चीजों को देखते हुए अपन ये देखते थे कि जिस नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है उस नक्षत्र में जन्म होने वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है। जन्म नक्षत्र में प्रकृति के लिए कई पुस्तकों में अपन पढ़ सकते हैं कि कौन से नक्षत्र वाले व्यक्ति की प्रकृति कौन सी होती है। पुस्तकें बहुत पुरानी होती है, हमको आज के संदर्भ में देखना होता है कि कौन सी चीज लिखी जानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं लिखी जानी चाहिए, मतलब कौन सा बिंदु जो है वो आज के टाइम पर सही रहता है और कौन सा नहीं रहता है। मतलब काल का अपने को, देश और काल का समझ अपने को होना जरूरी है। तो हम उसको नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति की प्रकृति को पहले एनालिसिस करते हैं कि उस इंसान की प्रकृति कैसी है जिसकी जन्म कुंडली हमारे द्वारा लिखी जा रही है। इसके बाद में सेकंड स्टेप अपन ये उठाते हैं कि जन्म कुंडली में जो भाव है, भाई जन्म कुंडली हमारी एक तरह से क्या कहना चाहिए, डाई का काम करती है। डाई समझते हैं आप, जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना या प्लास्टिक का उपकरण बनाना हो तो पहले एक डाई बनाई जाती है। वो डाई जो है वो जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के अंदर जो जन्म के समय जो ग्रह जहां थे वो तो वहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वो ग्रह घूमते जाते हैं, लेकिन अपना जो लग्न है वो अपना डाई के हिसाब से फिक्स हो जाता है। अपनी जो राशि है वो अपनी डाई के हिसाब से फिक्स हो जाती है। तो डाई आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जन्म कुंडली हमारी डाई की तरह काम करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी डाई बन चुकी है, जन्म के समय जो हमारी जन्म कुंडली बनी है उसमें 12 भाव है, उन भावों में कौन सा भाव बलवान है और कौन सा भाव कमजोर है। यदि जैसे 12 भाव है और हमारा लग्न बलवान है, या वो भाव हमारा बलवान है जिसमें राशि पड़ी हुई है, या तीसरा भाव हमारा बलवान है, या चौथा भाव हमारा बलवान है, कौन कौन से भाव हमारे बलवान है, मतलब भाव बल निकालना बहुत जरूरी है। तो भाव बल निकालने के लिए सबसे पहले हम सर्वाष्टक वर्ग देखें। सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु के अनुसार भाव बल देखा जाता है। यदि हमको सर्वाष्टक वर्ग में किसी भाव में 25 बिंदु से कम मिले हैं तो वो भाव कमजोर माना जाता है। 25 से 27 बिंदु यदि हमको मिले हैं तो वो भाव सामान्य फल देने वाला माना जाता है। यदि 27 से 30 हमारे बिंदु हमको मिले हैं, 27 से 30 के दो, 32 तक के दो, या 27 से 34 तक के दो, तो वो भाव हमारा अच्छा माना जाता है। और यदि किसी भाव में हमको 32 से ऊपर 34, 36, 38,
40 बिंदु तक मिले हैं तो वो भाव हमारा बलवान माना जाता है। तो मेरे द्वारा क्या किया जाता है कि भाव, कौन सा भाव बलवान है, व्यक्ति की जो जन्म पत्रिका अपन देख रहे हैं उसमें कौन सा भाव बलवान है, उस बलवान भाव को मैं चार्ट बना लेता था, उसी चार्ट बना लेता हूं। और उसमें यदि बहुत बलवान भाव है तो 3 प्लस लगा देते हैं, यदि अच्छा भाव है तो उसमें 2 प्लस लगा देते हैं, यदि उसमें सामान्य भाव है तो उसमें 1 प्लस लगा देते हैं, और यदि भाव हल्का है, कमजोर है, तो उसमें एक डब्बा बना दो या एक माइनस का चिन्ह बना दो, कुछ भी अपन उसमें इशारा कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन भाव बल, तो भाव बल देखने के लिए सर्वाष्टक वर्ग का उपयोग, सर्वाष्टक वर्ग के बारे में अलग से एपिसोड भी बनाऊंगा, जब आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के लिए एपिसोड बनाऊंगा कि सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु कितने अपने को प्राप्त हो रहे, शुभ बिंदु अपने को कितने प्राप्त हो रहे, उस हिसाब से भाव बल निकाला जाता है, भाव बल देखा जाता है पत्रिका में। मतलब पहले अपन ने प्रकृति देख ली, नक्षत्र स्वामी देख करके उसकी प्रकृति देख ली व्यक्ति की, उसके बाद में उसके भावों का हम एनालिसिस कर रहे, उसके भाव को देख रहे कि कौन सा भाव बलवान है। मान लो किसी का, जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूं, लाभ भाव बलवान है और व्यय भाव कमजोर है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कमाएगा ज्यादा और खर्च कम करेगा। अब मान लो व्यक्ति का लाभ भाव कमजोर है और व्यय भाव बलवान है, इसका मतलब व्यक्ति इनकम कम करेगा और खर्च ज्यादा करेगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किस प्रकार से अपन भाव बल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी की पत्रिका में लग्न का जो भाव बल है वो कमजोर है और माता पिता का भाव बल बलवान है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो माता पिता से कमजोर रहेगा या माता पिता का फायदा उसको लाइफ लॉन्ग मिलेगा, माता पिता के द्वारा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी का मान लो भाग्य का जो भाव बल है वो बहुत बलवान है और मान लो उसका पंचम भाव बल जो है वो कमजोर है, इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य उसको ज्यादा साथ देगा। पांचवा भाव जो हमारा विद्या पढ़ाई का है उसकी तुलना में। तो अपने को ये भाव बल, सबसे पहले भाव बल एक तो सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा निकालेंगे, दूसरा ये कि जो सॉफ्टवेयर फ्यूचर पॉइंट सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ग्रहों की रश्मि निकाली जाती है और ग्रहों का बल भी निकाला जाता है और कितना % का ग्रह है ये भी उसमें निकाला जाता है। उसको भी हम आधार बनाएंगे कि कौन कौन से ग्रह बलवान है, कौन कौन से भाव बलवान है, इन दोनों को देख करके अपन भाव बल निकालेंगे। तो पहले हमने नक्षत्र के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति का ज्ञान लिया है और उसके बाद में अपन भाव बल निकाल रहे। भाव बल में अपन एक चार्ट बना देंगे और चार्ट के हिसाब से भाव बल निकालेंगे, कौन से भाव का क्या फल मिल रहा है। अलग अलग ज्योतिषों का जन्म कुंडली को देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है कुछ ज्योतिषी और किसी तरीके से देखते हो। मैं आपको वो बता रहा हूं कि किस तरीके से मेरे द्वारा पत्रिकाएं लिखी गई है। आज भी पत्रिकाएं लिखने के लिए मेरे पास डिमांड आती है, पर मैं समय कम होने की वजह से नहीं लिख पाता हूं या मना कर देना पड़ता है। पर मैं वो तरीका बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम पत्रिकाएं हमारे द्वारा लिखी गई है। तो सेकंड नंबर पे हम भाव बल निकाल देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्या किया गया है कि जो 9 ग्रह है तो वो लग्न के हिसाब से, जो लग्न जन्म कुंडली में है उस लग्न के हिसाब से 9वीं ग्रह में कौन ग्रह लाभदायक है, कौन सा ग्रह सफलता देने वाला है, कौन सा ग्रह नुकसान करने वाला है और क्या नुकसान करने वाला है। ग्रह 2 प्रकार से लाभ और नुकसान करते हैं, लाभ देते हैं या नुकसान करते हैं। एक लाभ और हानि वो स्थायी देते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जन्म कुंडली के अंदर जन्म कुंडली हमारी डाई की तरह काम करती है और ग्रह उसमें रखे हुए हैं जन्म कुंडली के अंदर। तो वो जो डाई है वो हमारा कुछ स्थायी लाभ हमको दे देती है और कुछ स्थायी नुकसान कर देती है। तो उस लाभ और नुकसान को पकड़ते हैं और ये भी देखते हैं कि आगे महादशा में वो ग्रह फायदा देगा या नुकसान देगा। इस बात का एनालिसिस हम फलित ज्योतिष के जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से करते हैं कि ये ग्रह हमको आगे लाभ देने वाला है या नुकसान करने वाला। देखो, ग्रह 2 प्रकार से लाभ नुकसान देता है। एक तो उसने स्थायी दे दिया, आपको जो लाभ देना था वो दे दिया, या फिर उसको जो हानि करना थी कर दी।
आप समझ लीजिए कि जो लाभ उसको देना था तो वो हमेशा देता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या जो हानि आपको उसको करना थी वो हमेशा करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि महादशा के अंदर जब वो ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो वो ग्रह अपने को लाभ देगा या अपने को नुकसान देगा। मतलब दो तरह से हर ग्रह का अपन एनालिसिस करेंगे। जिस व्यक्ति की अपन पत्रिका लिख रहे हैं भाव फल निकालने के बाद में सबसे पहले चंद्रमा से शुरुआत कर लो, बाद में सूर्य से शुरुआत कर लो। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अपने जो 9 ग्रह है, 9वीं ग्रह के बारे में अपन ये लिखेंगे कि इस पत्रिका के अंदर वो ग्रह क्या स्थायी लाभ दे चुका है या क्या नुकसान कर चुका है, या महादशा में वो ग्रह कितना लाभ देगा। उसमें उस ग्रह के बल को भी देखा जाता है कि लाभ देगा तो कितना लाभ देगा। मतलब उसमें वो बलवान अवस्था में है जन्म कुंडली में या कमजोर अवस्था में। ग्रह का बल और कमजोर अवस्था, बलवान होना और कमजोर अवस्था, वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पर वो सब अपने को पत्रिका में देख करके एक एक ग्रह का निकालना पड़ेगा अलग अलग कि कौन सा ग्रह व्यक्ति को लाभ दे रहा है तो कितना बलवान है, कितना बलवान होकर के लाभ दे रहा है। मालूम पड़ा कि 50% बलवान होकर लाभ दे रहा है तो वो 50% लाभ देगा। मालूम पड़ा कि 90% बलवान होकर के लाभ दे रहा है तो वो 90% लाभ देगा। तो कितना लाभ देगा, कितना परसेंट बल सहित अपन 9वीं ग्रहों का एनालिसिस कर देंगे, वो कर देते हैं। उसके बाद में फिर ये तीसरा पॉइंट हो गया जो मेरे द्वारा जन्म पत्रिकाओं में लिखा गया है। चौथे पॉइंट में फिर क्या करते हैं कि महादशा के अनुसार और ग्रहों के बलों के अनुसार व्यक्ति को जीवन में आने वाला अच्छा समय कौन कौन सा है उसको निकाल के रख देते हैं कि भाई कौन कौन सी महादशा में कौन कौन सी तारीख, कितने साल का समय हमारा बहुत बेहतरीन जाने वाला है। और जब ऐसा पूरा एनालिसिस करके जब अपन उस समय को निकालते हैं तो वो लगभग 99% तक सही होता है। गलती उसमें हो सकती है। उसमें क्या गलती हो सकती है कि यदि अपन समय को छोटे पीरियड में लिखें तो गलती हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बड़े पीरियड लिखते हैं। जैसे लिख देते हैं कि भाई 1 अप्रैल 2020 से 4 साल लगातार 1 अप्रैल 2024 तक लगातार अच्छा समय व्यक्ति का आने वाला है। लगातार अच्छा समय हमने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि व्यक्ति रोज हवाई जहाज में ही उड़ेगा या व्यक्ति रोज लाभ उठाएगा। लाभ और हानि चलती रहती है, लेकिन अच्छे समय में उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी और अच्छे समय में उस व्यक्ति को स्थायी लाभ मिलेगा। तो हम लिख देते हैं कि जीवन में आने वाला स्थायी लाभ का समय, जीवन में आने वाला उन्नति का समय, जीवन में आने वाला सफलता देने का समय कौन कौन सा है उसको अपन लिख देते हैं। और सबसे जरूरी व्यक्ति को वही रहता है। व्यक्ति यही देखना चाहता है कि मेरे जीवन में जो आने वाला समय है वो कौन सा बढ़िया समय है। बढ़िया समय होता है, अच्छा समय होता है। अच्छे समय में व्यक्ति रिस्क ले सकता है। व्यक्ति रिस्क लेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो अच्छे समय का मतलब ये है कि व्यक्ति रिस्क उठा लेता है व्यापार में, जीवन में, और ज्यादा लाभ में रहता है। और यदि व्यक्ति को हम कुछ मध्यम समय भी लिखते हैं कि कौन सा समय मध्यम समय होता है। मध्यम समय के अंदर ये होता है कि व्यक्ति जितना काम करता है उतना ही फल मिलता है। अच्छे समय में व्यक्ति काम जितना करेगा उससे ज्यादा सफलता मिलेगी, और मध्यम समय में व्यक्ति को जितना काम करेगा उतना ही उसको सफलता मिलेगी। और खराब समय किसको हम कहेंगे? खराब समय हम उसको कहेंगे, वो भी हम लिख देते हैं उसके अंदर, पत्रिका के अंदर, कि खराब समय वो होगा जिसमें व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन उसको फायदा कम होगा, सफलता कम मिलेगी, उसकी उन्नति कम होगी, वो जो चाहता है वो नहीं होगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने से उस दिशा में थोड़ा लाभ मिलेगा, उसको हम खराब समय कहते हैं। तो अच्छा समय व्यक्ति का निकाल देते हैं, मध्यम समय व्यक्ति का निकाल देते हैं और खराब समय व्यक्ति का निकाल देते हैं। ये हम लंबे टर्म में निकालते हैं, लंबे समय के अनुसार निकाला जाता है। क्यों लंबे समय के अनुसार निकाला जाता है? उसका कारण एकमात्र ये है कि गोचर का हम यहाँ पे ध्यान नहीं रख रहे। हम जन्म पत्रिका जिसकी देख रहे हैं
उसका गोचर का हम ध्यान नहीं रख रहे, गोचर हमको नहीं मालूम है। मतलब व्यक्ति के अच्छे समय में जब जब गोचर अच्छा होगा तब उसका बेस्ट टाइम होगा, और जब व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है लेकिन यदि गोचर खराब है तो व्यक्ति का वो समय मध्यम रहेगा। और जब व्यक्ति का महादशा भी खराब चल रही है और गोचर भी खराब चल रहा है तो व्यक्ति का खराब समय होगा। तो हम लंबा समय इसलिए लिखते हैं क्योंकि गोचर को हम देख के नहीं लिख पाते। गोचर तो क्या होता है कि जब व्यक्ति पूछने आया है उस वक्त गोचर को देखा जा सकता है, लेकिन पूरी पत्रिका जब हम लिख रहे हैं तो व्यक्ति के गोचर पे हम ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पूरी लाइफ की पत्रिका अपन लिख रहे हैं। वो पूरी लाइफ में कब कब गोचर अच्छा होगा और कब कब गोचर कमजोर रहेगा, ये बहुत ज्यादा डिटेल मामला हो जाता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। तो एक समझने वाली बात यह है कि अच्छी घटना कब होती है या कब व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। अच्छी महादशा जब चल रही हो उस वक्त जो देने वाले ग्रह है, व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जो देने वाले ग्रह है, यदि वो अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, जिस वक्त व्यक्ति को अच्छी महादशा चल रही हो, देने वाले ग्रहों की महादशा चल रही हो, और गोचर में जब वो ग्रह उच्च राशि में आए या वो ग्रह स्वराशि में आए, मतलब बलवान अवस्था में हो, उस वक्त व्यक्ति को फायदा एकदम से सफलता मिलती है। वो दिन व्यक्ति का बहुत ज्यादा बेटर रहता है। तो उस चीज को बाकी हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 साल बाद का गोचर, 6 साल बाद का गोचर, 15 साल बाद का गोचर, 20 साल बाद का गोचर, यदि कोई ज्योतिषी निकालने बैठेगा तो निकाल सकता है कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए वो महादशा के अनुसार और अपने ग्रहों की पोजीशन के अनुसार जो जो ग्रह देने वाले हैं उनकी दशा के अनुसार अपना अच्छा समय लिख देता है। तो वो लिखने में हमको लंबा लंबा पीरियड लिखना पड़ता है छोटे पीरियड के बजाय। यदि हम गोचर पे भी ध्यान दें तो हम छोटा पीरियड लिख सकते हैं, हम वो तारीख बता सकते हैं जिस तारीख को व्यक्ति के साथ अच्छी घटना होने वाली है या उसको सफलता की सूचना मिलने वाली है या वो सफल होने वाला है। कई पालक लोग ये पूछ लेते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा समय कब आने वाला है, और पालक अपने बच्चों को भी बता देते हैं कि भाई आपका अच्छा समय जो है वो 20 साल की उम्र से मान लो 25 साल की उम्र में आने वाला है। पर वो हानिकारक हो जाता है। क्यों हानिकारक हो? बच्चे के लिए हानिकारक हो जाता है। बच्चा ये समझ ले यदि कि भाई मेरा तो अच्छा समय 20 साल की उम्र में है या 21 साल की उम्र में है, तो जब भी मैं करूंगा तो सफलता मिल जाएगी, तो बच्चा गलती कर देता है। क्योंकि यहाँ पे पत्रिका भी क्या चाहती है, जन्म पत्री क्या चाहती है आपसे? जन्म पत्री ये चाहती है कि आप मेहनत करना बंद न करें। भले आपका समय खराब चल रहा हो तो भी आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा में आप मेहनत करते रहें। जो असफलताएं आपको मिलेगी वही आपको सफलता दिलाती है। जो लगातार आपको असफलताएं मिलती है, जैसे किसी दिशा में कोई बच्चा 15 साल की उम्र से मेहनत कर रहा है और ज्योतिषी ने बता दिया कि भाई 22 साल की उम्र में इसको सफलता मिलेगी। अब बच्चे ने सोचा कि भाई जब 22 साल की उम्र में ही सफलता मिलना है तो मैं अभी मेहनत क्यों करूं, 21 साल की उम्र में करूंगा या 22वां साल जब शुरू होगा तभी करूंगा। तो फिर गलती हो गई, समझ लो आप। व्यक्ति जो मेहनत, मतलब जिस काम की सफलता के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत उसको पूरी करना पड़ेगी, भले सफलता उस एज में ही मिले। ज्योतिषी आपको सफलता की उम्र तो बता सकता है, लेकिन ज्योतिषी आपको यह भी बताएगा कि आप उस दिशा में मेहनत करना बंद न करें। यदि आपने उस दिशा में मेहनत करना बंद कर दी तो आपको वहां पे सफलता नहीं मिलेगी या आधी अधूरी सफलता मिलेगी। अच्छे समय में कुछ फायदा तो होगा, लेकिन फायदा कैसा होगा? जितना हम चाहते, जो हम चाहते वो फायदा हमको नहीं होगा, हमारा फायदा कम हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जन्म कुंडली में अपन ने देखा था भाग 1 में कि भाग्य को चलाने वाले 3 भाव है, और हमारे मेहनत, हमारा जो कर्म है, हमारा जो पराक्रम है, उसको चलाने वाले 6 भाव है। भले हमको असफलता मिले लेकिन हमको उस दिशा में सतत प्रयास करना पड़ेगा और सही दिशा में सही तरीके से। कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। यदि हम कुछ जीवन में पाना चाहते हैं
तो हमको खराब समय में भी मेहनत करना पड़ेगी। तो यदि पालक लोग अपने बच्चों की पत्रिका दिखाते हैं तो बच्चों को साथ में न लावे, बच्चों को अपने साथ में न ले जाए, न लावे, वो पत्रिका अपने पास ही रखे। आप समझ लें कि भाई उस बच्चे को कब सफलता मिलेगी, आप समझ लें, लेकिन उस दिशा में उसको मेहनत करने दें। जिस दिशा में सफलता बताई गई है उस दिशा में बच्चे को आप मेहनत करने दें। यदि बच्चा मेहनत करेगा तो ही उसको सफलता मिलेगी। बार बार यदि असफल होगा तभी उसको सफलता मिलती है। मतलब असफलताओं से बच्चा सीखता है और अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराता है और वो सफलता के पास पहुंच जाता है। एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताया था, मैं जब छोटी क्लास में पढ़ता था तो मैंने वो बात मेरे को अभी भी ध्यान में है। गुरुजी ने बताया था कि कर्म करना हमारे हाथ में है, भाग्य एक लाठी की तरह है। भाग्य एक लाठी है जो हमारे साथ में है। कर्म हम करते जाए, अंत में हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो लाठी तय करेगी, मतलब भाग्य तय करेगा। मतलब भाग्य हमारे साथ में एक लाठी की तरह है, जो अंतिम चोट कौन देगा, लाठी देगी। हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इस बात पे निर्भर है कि उस लाठी ने सही प्रकार से हमको साथ दिया या नहीं दिया। कर्म हमको करते जाना है और जब भाग्य हमारा खुलेगा तो हमको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बिना कर्म किए कुंडली किसी प्रकार से हमको सफलता देने वाली नहीं है। ऐसी भी कुंडलियां होती है जिसमें बहुत कम मेहनत से बहुत ज्यादा फायदा व्यक्ति उठा लेता है, लेकिन वो कुंडलियां बिरली, मतलब क्या कहना चाहिए, वो जन्म पत्रियां बहुत कम होती है, लाखों करोड़ों में कुछ होगी, जिसमें यह होता है कि व्यक्ति को छप्पर फाड़ के कहीं से कोई सफलता मिल रही हो। तो जनरली जो सामान्य व्यक्ति की पत्रिका होती है उसमें यही बात होती है कि खराब समय में भी आप मेहनत करते रहिए। सफलता तब मिलेगी जब आपका अच्छा समय होगा, जब आपका महादशाएं अच्छी चलेगी, जब आपका गोचर के अंदर वो ग्रह उच्च के पड़े होंगे जो आपको सफलता देने वाले हैं, या वो ग्रह स्वराशि के पड़े होंगे जो आपको सफलता देने वाले हैं। तो जन्म कुंडली इस प्रकार से आपके जीवन में सफलता देती है। तो गोचर का महत्व अपन कह सकते हैं इसमें कि गोचर किस प्रकार से काम करता है। जो हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें हर भाव से 3-4 चीजों का पता चलता है। जैसे लग्न के भाव से हमारे तन के बारे में भी पता चलता है, हमारे शरीर के आनंद के बारे में भी पता चलता है, हमारे उच्च पद या निम्न पद प्राप्ति के बारे में भी पता चलता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा के बारे में भी लग्न के हिसाब से पता चलता है। लेकिन जैसे धन भाव जो दूसरा भाव है उससे धन का पता चलता है, कुटुंब का पता चलता है, परिवार का पता चलता है, मित्रों का पता चलता है। तो हर भाव से 3-4 चीजें विशेष रूप से देखी जाती है। जब किसी व्यक्ति का कोई भाव बहुत बलवान हो तो भी ये जरूरी नहीं है कि उसको जिस भाव से वो तीनों चीजें देखी जा रही वो तीनों उसकी बहुत अच्छी हो सकता है उसमें से 2 अच्छी हो और 1 कमजोर हो। अधिकतर मैंने ये देखा है कि हर भाव से जो मुख्य 3 चीजें देखी जाती है, भाव बहुत बलवान होने पर भी 3 में से 2 चीजें उसकी बहुत बढ़िया होती है और 1 चीज कमजोर होती है। तो उसके कारण ये होता है कि जो भले भाव बलवान हो गया है लेकिन जो एंटी ग्रह आप अपनी पत्रिका में है वो एंटी ग्रह भी अपना असर दिखाते हैं। जो ग्रह अपने लिए नेगेटिव होते हैं वो भी अपना असर दिखाते हैं और कहीं न कहीं वो अपने को लोचा जरूर अपने को अपनी जन्म कुंडली में खामी जरूर लेके आते हैं।